Okay students, now we will study some important concept of comparing quantities. So in comparing quantities generally all variety of questions are covered. Okay, जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होते हैं, जो डिक्रीज और इंक्रीज परसेंटेज से रिलेटेड हैं, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, डिस्काउंट परसेंट, ये सारा एरिया जो हमारा कवर होता है ये जनरली कंपेयरिंग क्वांटिटी की हेडिंग से कवर होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक फॉर्मूलाज विच एवरी वन ऑफ यू शुड नो कि क्या है, यू शुड नो दैट फॉर्मूलाज. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फॉर्मूलाज. You are going to learn them very nicely, get it thorough, write and practice, and I don't want you to mug up, but you understand and thorough them. Okay, so once your basic concepts are clear, you are thorough with the formulas, then after that when we will solve the exercise, then whole exercise will become easy. So now let's see. First thing is here, increase or decrease percentage. ये वाले जो questions हैं ये competitive exams में, साइंस ओलंपियाड में मैनी टाइम्स इट इज़ आस्क्ड कि किसी की सैलरी इतने % बढ़ गई है तो व्हाट इज़ द टोटल इंक्रीज, या पहले सैलरी 5,000 रुपीज़ थी अब बढ़ गए 10,000 हो गई है तो व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज. और इट कैन बी आस्क्ड इन रिवर्स वे दैट पहले सैलरी 10,000 थी अब मतलब डिक्रीज होके इट वेंट टू 4,000 तो व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज. तो जो हमारा स्टार्टिंग की चीज़ हमारे पास रहती है दैट इज़ नोन एज ओरिजिनल क्वांटिटी, और जो नई होती है द न्यू थिंग विच इट चेंजेस वेदर इट इज डिक्रीजिंग और इट इज इंक्रीजिंग, दैट इज नोन एज न्यू क्वांटिटी. सो इंक्रीज परसेंट या डिक्रीज और डिक्रीज परसेंट सेम फॉर्मूला विल बी यूज्ड. चेंज इन द क्वांटिटी, चेंज इन द क्वांटिटी मीन्स वॉट एवर थिंग. मैंने एक सैलरी का एग्जाम्पल दिया है, इट कैन बी इन नंबर ऑफ प्रोडक्शंस. किसी कंपनी में पहले इतने होते थे अब इतने हो रहे हैं तो व्हाट इज द चेंज. तो जो भी आपका ओरिजिनल है और न्यू यू विल सबट्रैक्ट तो यू विल गेट द चेंज इन क्वांटिटी. अपॉन में ऑलवेज विल कम ओरिजिनल क्वांटिटी. जो भी हम चेंज परसेंटेज बता रहे हैं कि हमारा इतना इंक्रीज हुई है या इतना डिक्रीज हुआ है, दैट इज कंपेयर्ड ऑलवेज विथ ओरिजिनल क्वांटिटी. तो ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100. So this formula we will be using for finding the increase and decreased percentage. Then comes many a times in the question they give you the original quantity और बोल देते हैं कि भाई 30% इंक्रीज हुई तो नई सैलरी कितनी है. या किसी कंपनी का हम प्रोडक्शन ले लेते हैं कि पहले प्रोडक्शन जो था वो वही 3,000 टॉयज पर डे था, अब 15% इंक्रीज हो गया है तो व्हाट इज़ द न्यू क्वांटिटी फॉर द प्रोडक्शन. तो अगर हमें ये निकालना है तो न्यू क्वांटिटी मीन्स न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू ओरिजिनल जो होता आ रहा है ब्रैकेट में 100 प्लस इंक्रीज, इट शुड बी इन परसेंटेज. इंक्रीज परसेंटेज अगर हमने दिया है 10% तो यू विल राइट हियर 10 ओनली. ओके, अपॉन में 100. क्लियर. ये हमारा हो गया फॉर्मूला न्यू क्वांटिटी के लिए. जब इंक्रीज हो रहा है तो वी आर राइटिंग प्लस, जब डिक्रीज हो रहा है तो वी आर राइटिंग माइनस. ओके, इंक्रीज हो रहा है तो वी आर राइटिंग प्लस और डिक्रीज हो रहा है तो वी आर राइटिंग माइनस. सेम वे कमिंग डाउन, ये हमने एक परसेंटेज बेस्ड कंसेप्ट किया. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सेकेंड कंसेप्ट. जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, ओके, तो कॉस्ट प्राइस हो गई और उसको सेल करा तो वो हमारी सेलिंग प्राइस हो गई. हम इसको बहुत अच्छे समझते हैं, ये एक चेन की तरह है. लाइक अगर मैं फैक्ट्री पे गई और मैंने फैक्ट्री से एक बहुत ही सुंदर या अच्छी स्टोरी की बुक खरीदी एंड आई परचेस्ड दैट बुक ऑफ 2,000 रुपीज़ की अच्छी बढ़िया इंसाइक्लोपीडिया राइट बढ़िया सी बुक खरीदी मैंने. तो आई परचेस्ड, तो मेरे लिए बिकॉज आई परचेस तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गई उसकी 2,000. बट सपोज मैंने लाके उसको अपनी शॉप में रखा एंड आई एम सेलिंग इट दैट बुक टू सम थर्ड पर्सन, मैं किसी और को सेल कर रही हूँ तो ऑब्वियसली व्हेन आई ब्रॉट इन 2,000 आई विल नॉट सेल 2,000. मैं नहीं बेचूंगी, मैं थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज करके बेचूंगी. तो आई एम प्लानिंग टू सेल इट ऑन 3,000 रुपीज़ में किसी को देने का सोचती हूँ और मैंने अपनी शॉप में रख दिया. मैंने वेट करा टिल कस्टमर कम्स एंड आई सोल्ड दैट थिंग. मैंने उसे दे दिया कितने में, 3,000 में. तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 3,000 और कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 2,000, है ना, फॉर मी. बट जो पर्सन मुझसे परचेस करके ले गया, सपोज
वो दूर कहीं ले गया और उसको वहाँ फील हुआ कि यार इस बुक की तो बहुत वैल्यू है और मैं इसको दोबारा सेल कर सकता हूँ, तो उसने भी अपनी शॉप में रख लिया और उसने वही चीज़ दोबारा सेल कर दी 4000 में। तो फॉर दैट पर्सन जो मुझसे लेके गया था, है ना, तो मेरे से परचेज जो उसने करी थी 3000 में, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कॉस्ट प्राइस हो गई 3000, और क्योंकि उस व्यक्ति ने सेल करा, बेचा कितने में, 4000 में, तो उस व्यक्ति के लिए 4000 सेलिंग प्राइस होगी। मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस चेन की तरह होती है, बट हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो हम पर्सन्स के रिस्पेक्टिव में देखते हैं। हमने कोई चीज़ खरीदी है तो कॉस्ट प्राइस, और हम उस चीज़ को जिसमें बेच रहे हैं वो सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि शॉपकीपर ने परचेस किया, मतलब शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस और शॉपकीपर ने इतने में बेचा, मीन सेलिंग प्राइस फॉर दैट शॉपकीपर। ओके, अब एक टर्म और आता है बहुत ज़्यादा वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, दैट इज नोन एज ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओके, या ओवरहेड चार्जेस। हम बात करें ओवरहेड चार्जेस। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक ही बुक का एग्जांपल दिया, पर जो जनरल शॉपकीपर्स होते हैं हमारी सिटी में, वी हैव सीन इट एवरीवेयर, दे ब्रिंग द थिंग्स इन बल्क। वो ट्रक भर के सामान लेते हैं। सपोज दिल्ली से हमने ट्रक भर के जीन्स मंगवाए, ओके, तब ट्रक भर के जीन्स मंगवाए तो जो कॉस्ट प्राइस है जीन्स की, दैट इज द सीपी। बट अगर मैं ट्रक भर के जीन्स मंगवाए तो ऑब्वियसली आई विल नॉट कैरी, आई हैव टू हायर अ ट्रक। मुझे ट्रक ड्राइवर को पेमेंट करना पड़ेगा, एडिशनल जो डीजल का खर्चा आ रहा है वो भी देना पड़ेगा, प्लस रास्ते में टोल लग रहे हैं अगर ट्रक से सामान आ रहा है टिल द सिटी दिल्ली से, तो रास्ते में कई टोल टैक्स लगेंगे या दूसरे जो भी एडिशनल चार्जेस है वो सारा मैं ऐड करूँगी। एंड एज अ शॉपकीपर मैं वो सारी चीज़ें अपनी जेब से नहीं दूंगी, अदरवाइज हाउ आई विल अर्न द मनी। मेरी कमाई क्या होगी अगर मैं जेब से दे दूंगी। तो ये सारा जो मुझे वहाँ से यहाँ तक लाने में, वेदर इट इज़ फॉरेन ट्रांसपोर्टेशन में होता है या अगर हम कोई व्हीकल खरीदते हैं, है ना, और उसको लाने में होता है, कई बार क्या होता है पुरानी चीज़ों को नया करके हम बेचते हैं तो उसकी कलर, पेंटिंग, रिपेयर, मतलब इस तरीके के जो कॉस्ट प्राइस के अलावा जितने भी चार्जेस होते हैं वो सब आते हैं अंडर द हेडिंग ओवरहेड चार्जेस। इन ओवरहेड चार्जेस को हम हमेशा ऐड करते हैं कॉस्ट प्राइस में, तब जाके टोटल कॉस्ट प्राइस निकलती है। ओके, आई विल गिव वन मोर एग्जांपल। जैसे सपोज आपने ही एक घर परचेस करा, ओके, एंड यू इन्वेस्टेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन परचेसिंग दैट हाउस। मान लेते हैं आपने 50 lakhs का एक घर लिया, यू परचेस्ड इट, फिर आपने सोचा कि यार मैं इसको रीसेल कर देता हूँ, सो आई विल अर्न सम मनी। तो जब आपने 50 लाख का घर खरीदा तो उसके बाद में आपको फील हुआ कि यार इसका कलर बराबर नहीं, तो यू गॉट इट वाइट वॉश। फिर आपको फील हुआ कि यार इसके विंडोज़ थोड़ी अट्रैक्टिव कर देते हैं तो मेरा घर जल्दी सेल आउट हो जाएगा, तो यू डिड दैट रिपेयरिंग वर्क। फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि यार लाइटिंग भी थोड़ी सी अच्छी हो जाती मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग, तो यू डिड द वायरिंग अगेन। तो आपने घर तो खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस तो हो गई आपकी 50 लाख, बट यू आर डूइंग सम ओवरहेड एक्सपेंसेस। उसको प्रॉपर कंडीशन में लाने के लिए यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, स्पेंडिंग समथिंग एक्स्ट्रा। ओके, आपने पूरे घर को पेंट करवाया अकॉर्डिंगली, थोड़ी सी डिज़ाइन बनवाई अकॉर्डिंगली, है ना, विंडोज चेंज करवाई, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो जो भी हम एक्स्ट्रा उसको सुंदर करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, सपोज मैंने 5 lakhs और खर्च कर दी, तो दैट 5 lakhs काय में आएंगे, अंडर द ओवरहेड चार्जेस। और जब मैं टोटल कॉस्ट प्राइस किसी को बताऊंगी तो मैं क्या करूँगी, 50 लाख जिसमें मैंने परचेस करा था, प्लस 50 लाख जिसमें आपने परचेस किया था, प्लस आपने जो 5 लाख उसमें खर्च करे हैं, तो ये टोटल आपका टोटल सीपी हो जाएगा 60 लाख। आपको समझ में आ रहा है ना, ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी हम किसी भी चीज़ में हम कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस के अलावा, दैट विल बी ऑलवेज एडेड इन कॉस्ट प्राइस। तो अब मेरी टोटल कॉस्ट प्राइस या आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस उस मकान को लेके हो जाएगी 55 lakhs। अब आप जो कस्टमर ढूंढेंगे वो इस तरीके से ढूंढेंगे जो इसको 55 lakhs से ज़्यादा में खरीदे, तो सेलिंग प्राइस हो। अब दो कंडीशन होती है, या तो हम ऐसा कस्टमर ढूंढ लें जो 55 लाख से ज़्यादा में खरीदे, या कई बार ऐसे नहीं मिल पाते हैं तो वो उससे कम में बिकेगा। तो जब अगर ज़्यादा में बिकता है, जो हमने खरीदा है उस क्वांटिटी से ज़्यादा अमाउंट में बिकता है, तो वी हैव प्रॉफिट, हम कुछ मनी अर्न करते हैं। बट कई बार हमें मजबूरी में कम में बेचना पड़ता है या उतने ही पैसे में बेचना पड़ता है, तो देन आई विल हैव अ लॉस।
तो हमारा सेलिंग प्राइस के ऊपर दो चीज डिपेंडेंट हो गई। अगर सेलिंग प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस है ना, यहाँ कॉस्ट प्राइस टोटल कॉस्ट प्राइस आएगी, मतलब ओवरहेड चार्जेस प्लस हो गए, तो ये 55 लैक्स। तो अगर सेलिंग प्राइस 55 लाख से ज़्यादा में हम बेचते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। बट अगर आप 55 लाख से कम में बेचते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ी हो गई और सेलिंग प्राइस कम हो गई, ओके, तो आपको क्या होगा, लॉस। ये कंडीशन बिल्कुल ध्यान रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। हमें ये जज करना आना चाहिए कि व्हेन वी आर गोइंग टू हैव प्रॉफिट, व्हेन वी आर गोइंग टू हैव लॉस। जब सेलिंग प्राइस बड़ी हो जाती है और कॉस्ट प्राइस छोटी तो वी हैव प्रॉफिट। आप में से जिनके भी शॉप्स हैं, बिजनेस हैं, हर कोई चाहता है कि देयर शुड बी प्रॉफिट। क्लियर? हम उसी व्यक्ति को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन मानते हैं जो प्रॉफिट अर्न करता है। बाय चांस किसी कारण से हमारी कॉस्ट प्राइस बड़ी रह जाती है और सेलिंग प्राइस छोटी हो जाती है तो हमको होता है लॉस, ओके। और कोई बिजनेसमैन, कोई शॉपकीपर, कोई भी नहीं चाहता कि दे शुड हैव लॉस। ये अच्छी चीज नहीं मानी जाती। क्लियर? फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वी आर टॉकिंग। क्लियर? नाउ सी, सो प्रॉफिट का फॉर्मूले क्या हो गए, अब हम फॉर्मूलेस पढ़ रहे हैं रिलेटेड विद प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो सेलिंग प्राइस माइनस सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट आ जाएगा। सेम वे लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो लॉस आ जाएगा। फिर कई बार होता है कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है, कन्वर्ट करना है कि भाई प्रॉफिट हुआ कितने का, परसेंट में बात होती है ना, 10%, 3%, 4%। लॉस हुआ कितने परसेंट का हुआ भाई, 1%, 2%। तो अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी। हमेशा सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ही होगा, बेस इसलिए कॉस्ट प्राइस होगा कि कॉस्ट प्राइस ही डिसाइड करती है किसी भी क्वांटिटी का। अगर हम उससे ज़्यादा में सेल करते हैं तो प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस से कम में सेल करते हैं तो लॉस होता है। इसलिए बेस हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें प्रॉफिट परसेंट आएगा। सिमिलरली लॉस परसेंट के लिए हमारा फॉर्मूला होगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? Now see, two more formulas are there which you should know. Many a times question में profit percent दे के रखते हैं and they ask you to find the profit. तो हमारा फॉर्मूला होगा profit is equals to profit percent of CP। यहाँ ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। सेम वे लॉस के लिए फॉर्मूला होगा लॉस इज इक्वल्स टू लॉस परसेंट ऑफ CP। ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं। इफ यू विल रिकॉल, आपको याद होगा कि इन योर चाइल्डहुड यू हैव स्टडीड दिस फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये दोनों प्रॉफिट वाली कंडीशन के फॉर्मूले। जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है तो फॉर्मूला हो जाता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ये दो मेन फॉर्मूलेज हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से लर्न करना। इन दिस व्हाट इज हैपनिंग, जब न्यूमेरिकल्स देते हैं तो दे गिव यू आइदर सेलिंग प्राइस और आस्क यू टू फाइंड कॉस्ट प्राइस, या वो कॉस्ट प्राइस दे देंगे एंड दे विल आस्क यू टू फाइंड सेलिंग प्राइस। तो एक कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस। फिर हमारे पास दो कंडीशन होती है कि क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो दिस टू फॉर्मूलाज आर यूज जब हमारे पास क्या हो रहा है, प्रॉफिट, एंड दिस टू आर यूज जब हमें क्या हो रहा है, लॉस। क्लियर? ये फॉर्मूला हुआ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है एंड दे आर आस्किंग कि फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली दे आर आस्किंग फाइंड द सेलिंग प्राइस, और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट, ये दिया हुआ है। सिमिलरली हम लॉस की तरफ जाएं तो लॉस में भी ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब उन्होंने सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है और लॉस दे रखा है, तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला
कॉस्ट प्राइस पता लगाने के लिए कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, एंड सिमिलरली सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये फॉर्मूला आई एम रिपीटिंग अगेन, ये फॉर्मूले जब लॉस दे रखा हो तब यूज नहीं होगा, ये तब यूज होगा जब क्या दे रखा हो, लॉस परसेंट। क्लियर? जब लॉस दे रखा है तब तो आपकी डायरेक्ट ऊपर वाले फॉर्मूले दे हैव गिवन तब यूज हो जाएंगे, तो यू विल गेट द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। आई होप कंसेप्ट क्लियर है ना? तो learn the formulas very nicely, note it down properly, each and everything. I'll show you once again. Okay, note it down very properly. समझना चीज़ों को कि क्या होता है। ओके, इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, न्यू क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी। ओके, ओवरहेड एक्सपेंसेस हमेशा अपने कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। पूछते हैं कि ओवरहेड एक्सपेंसेस किस में ऐड होंगे, तो दे विल बी ऑलवेज एडेड इन द कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस, ताकि हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाए। फिर जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस डिसाइड हो जाती है और हम किसी चीज़ को सेल करते हैं तो दो कंडीशन बनती है, या तो सेलिंग प्राइस बड़ी हो कॉस्ट प्राइस से तो हम बोलेंगे प्रॉफिट, या कॉस्ट प्राइस बड़ी हो गई और सेलिंग प्राइस कम हो गया देन इट इज लॉस। ओके, तो ये सारे फॉर्मूलेज नीचे वाले भी उतार लीजिए आप। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 एंड लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100, and this formula again properly noted down. Clear? This will help you in your all competitive exams और जो नॉर्मल एग्जाम्स होती हैं। ओके, साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी यू कैन सॉल्व इजीली। क्लियर?